से कमरे का दरवाज़ा खोला। वहाज जो लैपटॉप में लगा कोई काम करने में मसरूफ था, उसने निगाहें उठा के मलीहा की तरफ देखा और गुस्से में कहने लगा, तुम इतनी रात को मेरे कमरे में क्या कर रही हो? वहाज गुस्से में चिल्लाते हुए बोला। मलीहा इसके पास आई, एकदम से इसके गिरेबान से पकड़ लिया। आपकी हिम्मत कैसे हुई मैं बाबा के साथ मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें करने की? आपको पता है आपकी वजह से मुझे बाबा से कितनी ज़्यादा डांट पड़ी है। वो सिर्फ मेरे दोस्त है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ये सुन के वहाश ने इसे खुद से दूर धक्का दिया। खबरदार, जो आज के बाद यूं बदतमीज़ों की तरह मेरे कमरे में आने की कोशिश की। इसने मलीहा को खूनख्वार निगाहों से घूरा। क्यों ना आऊं, बताएं मुझे। हाँ, क्यों ना आऊं आपके कमरे में? आप अपने आप को समझते क्या है? वह आज हमेशा ही इसका गुस्सा बर्दाश्त करता था और इसे मलीहा से बहुत ज़्यादा चिढ़ होने लगी थी। वो बचपन की इसकी मनकूहा थी और वो बचपन से इसे बर्दाश्त करता आया था। आज मलीहा की बदतमीजी देख के इसका पारा हाई हो गया। इसके कंधों से पकड़कर इसे पीछे दीवार के साथ लगा दिया। क्या समझती हो तुम अपने आप को? तुमने मुझे बेवकूफ़ या पागल समझा हुआ है कि तुम मर्दों के साथ आधी रात को जाके क्लब में पार्टी करोगी, मैं तुम्हें बख्श दूंगा। एकदम से इसने मलीहा के बालों को दबोचा। क्या कर रहे हो? मलीहा कभी वहाज से ऐसी उम्मीद नहीं कर सकती थी कि वो इसके साथ ऐसा भी करेगा। इसकी आंखों में नमी तैरने लगी। बताओ क्यों आधी रात को मेरे कमरे में आई हो? पहले भी मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा मना किया है कि आधी रात को मेरे कमरे में मत आया करो। वहाज ने चिल्लाते हुए इसकी आंखों में देखते हुए कहा। वो वहाज के सीने पे हाथ रखते हुए इसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। वहाज ने इसके बाजों को पकड़ के पीछे की तरफ कर दिया, पीछे इसकी कमर के साथ लगा दिया। छोड़े मुझे, मुझे तकलीफ हो रही है। इसने वहाज को खुद से दूर करना चाहा। वहाज ने इसे पीछे की तरफ धक्का दिया। मैं तुमसे हरगिज शादी नहीं करूंगा, ना ही तुम्हारे साथ रुखसती करूंगा। ये सुन के वो हंसने लगी। मुझे भी कोई शौक नहीं है आप जैसे घटिया इंसान के साथ रुखसती करने का। आप क्या इस रिश्ते को ख़त्म करेंगे? मैं खुद इस रिश्ते को ख़त्म कर दूंगी। ये कहते हुए वो बाहर की तरफ जाने लगी और वहाज को लगा था वो इसके सामने सॉरी करेगी, इसे कहेगी नहीं ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा, मगर इसने तो वहाज की सोच के मुतरादिफ जवाब दिया। और ये सुन के वहाज ने इसकी कलाई को पकड़ के पीछे बेड की तरफ फेंका। ये क्या कर रहे हैं आप? वहाज को अपनी शर्ट के बटन खोलता हुआ देख के वो नफ़ी में सर हिलाते हुए पूछने लगी। वही कर रहा हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए था, और ये सब कुछ करने पर तुमने मुझे मजबूर किया है। ये कहते हुए वो इसके करीब आने लगा। वहाज क्या कर रहे हैं? वो पीछे होते हुए बिल्कुल बेड की बैक के साथ लग गई। नफ़ी में सर हिलाने लगी। इसने अपने घुटनों के गिर्द बाजू लपेट लिए। वहाज ने अपनी शर्ट को उतार के दूर फेंका तो इसने फौरन इसे अपनी आंखों के सामने हाथ रख लिया। वहाज ने फौरन से इसकी कलाई को पकड़ के खींचा तो वो सीधा वहाज के सीने से आ लगी। वहाज ने इसे अपनी मजबूत गिरफ्त में लिया। वहाज छोड़े मुझे, वो कपकपाई हुई आवाज में बोली, मगर वो इसके बालों को अपनी मुट्ठियों में दबोचता इसके ऊपर झुका। वो जब्त से अपनी आंखें बंद कर गई। इसने बेडशीट को अपने हाथों में दबोच लिया। इसके हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां पेवस्त करता वो इसके ऊपर शिद्दतें लुटाने लगा। वो इसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। मलिया को समझ नहीं आ रही थी कि इसने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है जिसकी सजा इसे वहाज यूं दे रहा था। वहाज छोड़े मुझे। वो इसके लम्स को अपनी गर्दन पे बहुत शिद्दत से महसूस करती इसे नाखून मारने लगी। इसके बाजू पे नाखून मारने लगी। वहाज मैं तायाजान को तुम्हारे बारे में बता दूंगी, छोड़ो मुझे। वो अपने आप को हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि इसे छुड़ा पाती, मगर जैसे कमरे की लाइट ऑफ हुई और वो इसके ऊपर साया फिगन हुआ तो वो सांस लेना भूल गई। जैसे जैसे रात गुजरती गई वो बगैर रुखसती के ही इससे अपने तमाम तर हक ले चुका था और साथ ये भी कह चुका था कि वो कभी इसे अपनी जिंदगी में कबूल नहीं करेगा। फजर के अजानों की आवाज़ इसके कानों से टकराई। वो बेड पर लेटी बस छत को घूरे जा रही थी।
वो बेड पे लेटी बस छत को घूरे जा रही थी। इसकी कनपट्टियों से आंसू बहते हुए तकिए में जज्ब हो रहे थे। वो सांस भी नहीं ले पा रही थी। वहाज उसे देखने लगा। यहाँ पे क्यों बैठी हुई हो? जाओ अपने कमरे में, और खबरदार, तुमने घर वालों में से किसी को बताने की कोशिश की, जान निकाल लूंगा। बल्कि मैंने तो मानना ही नहीं है, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ किया है? ये कहते हुए वहाज बाथरूम की तरफ चला गया। इसने गर्दन मोड़कर बाथरूम की तरफ जाते हुए वहाज को देखा और फौरन से उठी। इसने नीचे जमीन पे पड़ा हुआ अपना दुपट्टा उठाया, अपने दुपट्टे को अपने कंधों के गिर्द लपेट दी, बेजान वजूद के साथ अपने कमरे की तरफ जाने लगी। आकिस ने कमरे का दरवाजा खोला तो इसे अपनी आंखों के सामने हर चीज घूमती हुई नजर आई। इसने कभी सोचा भी नहीं था। वो महज मजाक के मूड में वहाज के कमरे में गई थी। इसे जिच करना चाहती थी जैसे हमेशा करती आई थी। वो इससे कितनी मोहब्बत करती थी, कितना इसे टूट के चाहती थी। वो तो कभी इसके बगैर जिंदगी गुजारने का सोच भी नहीं सकती थी। आंखों में से आंसू बहने लगे। वो सीधा बाथरूम के अंदर गई। इसने शावर ऑन किया। कपड़ों समेत वो शॉवर के नीचे बैठ गई। इसकी आंखों में से जारों के तार आंसू बहने लगे। वो आंखों में से बहने वाले गर्म आंसुओं को महसूस कर सकती थी। घुटनों के गिर्द इसने बाजू लपेटे हुए न जाने कितनी देर तक वो बाथरूम में बैठी रही। जब वो फ्रेश होके बाहर आई तो आईने के सामने खड़ी हो गई। अनगिनत निशान इसकी गर्दन पे बने हुए थे। इस शख्स की वहशत से आंखों में से मजीद आंसू बहने लगे। अपने बालों को मुट्ठियों में दबोचे वो नीचे जमीन पे बैठ गई। इसने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, ये सब कुछ मेरे साथ क्या हो रहा है? क्यों वहाज ने ऐसा किया मेरे साथ? फजर की नमाज अदा करने के बाद वो नीचे आई तो सब लोग नाश्ते की टेबल पे मौजूद थे। इसने अच्छी तरह अपने सर पे दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। वो बहुत कम दुपट्टा ओढ़ती थी। आज तुमने यूनिवर्सिटी नहीं जाना क्या? मलिया जैसे ही आके नाश्ते की टेबल पे बैठी तो तैमूर साहब ने अपनी बेटी की तरफ देखते हुए पूछा, नहीं बाबा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन बेटा आपके एग्जाम्स आने वाले हैं तो आपको छुट्टी नहीं करनी चाहिए। वजह साहब कहने लगे, कोई बात नहीं है, बच्ची को छुट्टी कर लेने दो, थोड़ा सा आराम कर ले। वो नरमी से बोले, तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं? रुबीना बेगम ने चेहरे पर छाई हुई उदासी देख के पूछा, मगर इसने किसी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो अपने वजूद पे किसी की निगाहों की तपिश महसूस कर रही थी और वहाज मुसलसल इसे देखे जा रहा था। एक लम्हे के लिए भी इसने निगाहें नहीं उठाई थी। इसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून था। वो नाश्ता करने के बाद उठ के अपने कमरे में आ गई और वो वहाज भी उठ के पीछे पीछे इसकी तरफ आया। आते ही वो कमरे को लॉक लगाने लगा। आप कमरे को लॉक क्यों लगा रहे हैं? इसे आज पहली दफा वहाज से इतना खौफ महसूस हुआ था। जो रूप इसने कल रात वहाज का देखा था, ऐसा इसने आज से पहले कभी जिंदगी में वहाज का रूप नहीं देखा था। वो एक एक कदम चलता इसके करीब आने लगा। वो पीछे अलमारी के साथ लग गई। इसके गिर्द दोनों बाजू रखता हुआ कहने लगा, खबरदार, मैं एक दफा फिर से तुम्हें वार्निंग देके जा रहा हूं। अगर घर वालों में से किसी के सामने भी तुमने जुबान चलाने की कोशिश की या मेरे बारे में बताने की कोशिश की तो मैंने तुम्हारी जान निकाल लेनी है। ये कहते हुए एक दफा फिर से इसके ऊपर झुका था। जैसे इससे अलग हुआ तो इसका चेहरा लाल सुर्ख हो गया। इसकी आंखों में से आंसू बहने लगे। वह आज कमरे से बाहर चला गया। वो यूं ही अलमारी के साथ टेक लगाती नीचे बैठ गई। इस दिन के बाद इसने घर में बिल्कुल खामोश रहना शुरू कर दिया। घर में इन दोनों की रुखसती की बातें होने लगी। बार बार वहाज इससे ये कहता था कि तुम खुद अपने ताया जान को, अपने बाबा जान को बोलो कि तुम्हें मेरे साथ रुखसती नहीं करनी, जबकि वो खामोश हो जाती। मलिया इसकी किसी बात का जवाब नहीं देती थी और वो हर बार के इससे कह जाता था। दिन गुजरने लगे। आधी रात को कमरे का दरवाजा खुला और वहाज कमरे में दाखिल हुआ। इतने दिनों से ये जो तुम इतनी बड़ी बुरी शक्ल बनाकर घूम रही हो, मुझे तुमसे नफरत है। इसके कंधों से पकड़ के झंझोड़ा। मलिहा ने जोरदार तमाचा इसके मुंह पर रसीद किया। खबरदार, जो आज के बाद आपने आके मुझे ये कहने की कोशिश की कि मैं इस रिश्ते के लिए इनकार करूं। मैं क्यों इनकार करूं? जब आप अपने सारे हक ले चुके हैं, आपने मुझे अपने नाम कर लिया है, तो फिर क्यों मैं आपसे रुखसती करने से इनकार कर दूं? हाँ,
आप क्या चाहते हैं कि मैं किसी और मर्द की जिंदगी में शामिल हूं तो मुझे बदकिरदार समझे? वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोली। इसके चिल्लाने पर वहाज कहने लगा, तुम सोच लो, जो इस रात मैंने तुम्हारे साथ किया था इससे ज्यादा शदीद और जुनूनी किस्म का हूं तो मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। इसके लिए बेहतर यही होगा कि तुम इस रिश्ते से इनकार कर दो। इन्हें बोलो कि तुम मेरे साथ रुखसती नहीं चाहती बल्कि तुम तलाक चाहती हो। वो नफी में सर हिलाने लगी। जो होगा फिर देखा जाएगा, ये कहते हुए वो खामोश हो गई। इसके जबड़े को दबोच लिया। मैंने क्या बोला कि तुम्हें क्या इस रिश्ते से इनकार करोगी? नहीं करोगी तो फिर शादी की रात जो मैं तुम्हारा हशर करूंगा इसके लिए तैयार रहना। ये कह के वो गुस्से में कमरे से बाहर चला गया। मलिहा वहीं नीचे जमीन पर बैठ गई। वो किसी को बता भी नहीं सकती थी। अगले दिन वजाहत साहब और इसकी मम्मा कहने लगे, बेटा तुम दोनों जाओ, तुम दोनों अपनी शादी की खुद ही शॉपिंग करो। इसके लाख मना करने के बावजूद भी इन दोनों को भेज दिया। गाड़ी में हल्का हल्का म्यूजिक चल रहा था और गाड़ी सड़क पे चलती जा रही थी। वो खामोशी से बाहर की तरफ देख रही थी। अचानक बहाज ने इसके हाथ को पकड़ के अपने हाथ की गिरफ्त में लिया। वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। छोड़े मुझे, खबरदार जो आपने मुझे छूने की कोशिश की। वहाज ने अब जिद में आके इसके हाथ को पकड़ा और इतनी शिद्दत से इसे अपने लबों से लगाया। खबरदार, आज के बाद आपने ऐसे मेरे हाथ को अपने लबों से लगाया। आपकी मूछें मुझे चुभती हैं। तैयार रहना, ये कहाँ कहाँ चुभेंगी। इस चीज का तुम्हें बहुत जल्दी अंदाजा हो जाएगा। इसकी मायने खेज बातें सुन के इसका चेहरा शर्म से लाल सुर्ख हो गया। साथ ही वो खूनख्वार निगाहों से इस शख्स के चेहरे की तरफ देखने लगी। याद रखना, 2 दिन बाद से इस शख्स के चेहरे की तरफ खुद तुम तलाक मांगोगी, मुझसे ऐसा तुम्हारा हशर करूंगा। वो बार बार इसे डरा रहा था और इससे डर भी लग रहा था। वहाद से वो दोनों शॉपिंग मॉल आ गए। वहाद ने सारी शॉपिंग अपनी मर्जी से की थी। शॉपिंग तो ऐसे करें जैसे आप इस शादी से बड़े खुश हैं। वो तंजिया अंदाज में बोली, खुश नहीं हो लेकिन तुम्हें हसीन ने तो देखना चाहता हूँ। अपनी पसंद का लहंगा लिया है तुम्हारे लिए। जब पहली रात तुम ये पहन के मेरे कमरे में आओगी, मेरे पास आओगी, मेरी दस्तरस में आओगी और इस लहंगे को नोच नोच के फेंकूंगा तो तुमको कैसा महसूस करोगी? मलिहा का दिल इसकी बातें सुनकर सूखे पत्ते की मानिंद लड़ने लगा। इसके हाथ कप आने लगे। वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, देखो अभी से तुम इतना ज्यादा डरने लगी हो। देखो तुम्हारे हाथ कप आ रहे हैं। ड्राइविंग करते हुए इसने मलिहा के हाथ को एक दफा फिर से अपने हाथ की गिरफ्त में लिया। मलिहा ने खूनख्वार निगाहों से इसकी तरफ देखा। अभी हमारी रुखसती नहीं हुई। खबरदार जो आपने मुझे छूने की कोशिश की। वो गुस्से में बोली, रुखसती के बाद वाले काम तो सारे मैंने रुखसती से पहले कर लिए हैं। अभी भी तुम्हें मुझसे इतनी ज्यादा शर्म आ रही है? इसकी बात सुन के वो कहने लगी, गाड़ी रोके। वाकई में इसके चेहरे पर फौरन से पसीना आने लगा था। न जाने इसे क्या होने लगा था। क्या हुआ है? अब की बार वहाज भी थोड़ा परेशान हुआ। इसके चेहरे की बुझती हुई रंगत देख के इसने गाड़ी के शीशे खोल दिए, मगर इसे सांस ना आई तो वो उठ के गाड़ी से बाहर आ गई। ठंडी हवा में सांस लेने लगी। अचानक इसे वॉमिटिंग होने लगी। वो सड़क के किनारे खड़ी हुई मुसलसल खांसे जा रही थी। वहाज ने लाके इसे पानी वाली बोतल दी। तो पलो पानी पियो। इसने बामुश्किल वो पानी अपने हलक से उतारा, मगर इसे सर चकराता हुआ महसूस हुआ। वो नीचे बैठ गई। वहाज थोड़ा परेशान हुआ। इसे अपने साथ लगा लिया। तुम ठीक हो? इसकी पुश्त को सहलाने लगा। वो नफी में सर हिलाने लगी। पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, चलो हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। वो नफी में सर हिलाने लगी। नहीं, मुझे कहीं भी नहीं जाना। आपके साथ मुझे वापस घर लेके जाएं। देखो तुम्हारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, इसलिए हाथ बिल्कुल ठंडे पड़ने लगे हैं। इसे लाके बामुश्किल गाड़ी में बिठाया। अब वो होशो हवास से बेगाना होने लगी। वह जैसा भी था, मगर किसी की बीमारी में वो इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। मलिहा, मलिहा तुम्हें क्या हो रहा है? इसे एक साइड पर लड़कता हुआ देख के वहाज परेशान हुआ। एक हाथ से इसके सर को अपनी गोद में रख लिया और दूसरे हाथ से वो ड्राइविंग कर रहा था। बार बार इसके गाल को थपकता हुआ वो होशो हवास से बेगाना बेहोश हो गई। इसे लेके फौरन इसे अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर इसका चेकअप करने लगी। चेकअप करने के बाद कहने लगी, इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, प्रेगनेंसी में ऐसा हो जाता है। और ये सुन के वहाज के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। प्रेगनेंसी? वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया। डॉक्टर कहने लगी, हाँ जी। आपको नहीं पता?
वो नफ़ी में सर हिलाने लगा। आइए, आपकी क्या लगती हैं? जी, ये मेरी वाइफ हैं। इसे बहुत ज़्यादा हैरत हो रही थी। वो मलीहा के पास आया। मलीहा अजीब निगाहों से बस इसे देखे जा रही थी। देख लिया आपने अपनी हरकत का नतीजा? मलीहा सख्त लहजे में बोली। अच्छा तो क्या है, नॉर्मल है, होते हैं बच्चे। आपको मालूम है जब ये बात घर वालों को पता चलेगी तो वो क्या मेरे बारे में सोचेंगे? वो कपकपाती हुई आवाज़ में बोली। जो भी सोचते हैं मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। चलो घर, ये कहते हुए वो उसे उठने का इशारा किया। डॉक्टर की लिखी हुई मेडिसिन्स इसने ले ली थी और वो बार बार मलीहा को देख रहा था। वहाज ने तो यही सोचा हुआ था कि वो शादी की रात ही मलीहा को छोड़ देगा, मगर अब इतनी बड़ी खबर सुन के वहाज को खुद कुछ समझ नहीं आ रही थी वो क्या करे। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। दिन गुजरने लगे। आखिर मेहंदी वाला दिन आ गया। मेहंदी के फंक्शन के बाद वो जब कमरे में आई तो पीछे वहाज भी आ गया। इसने कमरे का दरवाज़ा खोला। आपको कोई बात करनी थी क्या? वो संजीदगी से बोली। हाँ, मेरी बात सुनो। वो इसके बाजू से पकड़ के लाके इसे बेड पर बिठाया। मैं तुम्हें अभी कहीं लेके जाना चाहता हूँ। ये सुन के मलीहा की पेशानी पर बल नमूदार हुए। कहाँ लेकर जाना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि तुम अबॉर्शन करवा लो। ये सुन के मलीहा के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। वो गुस्से में कहने लगी, ये आप क्या फजूल बातें कर रहे हैं? आपको मालूम भी है आपका क्या कह रहे हैं? इसकी बात सुन के वो इस बात में सर हिलाने लगा। हाँ, जानता हूँ कि क्या कह रहा हूँ। वही कह रहा हूँ जो इस वक्त ठीक है। कल हमारी रुखसती है। हाँ जानता हूँ, लेकिन अभी बच्चों की जिम्मेदारी मैं नहीं उठा सकता। वाज ने तो यही सोचा हुआ था कि इस बच्चे को ख़त्म करके कल इसे भी हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा। इसकी बात सुन के वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, और ख़बरदार जो आपने मुझे ऐसा कुछ करने के लिए कहा। आपको ज़रा शर्म नहीं आती? ये कौन सा नाजायज़ औलाद है जो आप ऐसी फजूल बातें कर रहे हैं? वो इसके बाजू से पकड़े इसे झंझोड़ते हुए कहने लगा, तुम्हें मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे औलाद नहीं चाहिए। तुम्हें इस चीज़ की समझ नहीं आ रही? इसके यूं गुस्से में चिल्लाने पर मलिहा ने तमाचा इसके मुंह पर रसीद किया। मैंने नहीं बोला था कि मेरे पास आए, मेरे करीब आए या मेरे साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक बनाए। आपने खुद अपनी मर्जी से मेरे साथ ताल्लुक बनाया था, और अब आप मुझे ये कह रहे हैं कि मैं इस बच्चे को ख़त्म कर दूं। शर्म आनी चाहिए। अगर आपने दोबारा मुझे ऐसा कुछ कहने की कोशिश की तो मैं सारे घर वालों को आपकी हकीकत बता दूंगी। सिर्फ मैं इस वजह से खुश हूं कि साथ ही हमारी रुखसती की बात हो गई थी, इस वजह से मैंने आपके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन अगर आपने दोबारा ऐसी घटिया बात करने की कोशिश की तो मैं सबको बता दूंगी। वह आज कहने लगा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो कल रात मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा पेश आऊंगा। इसकी बात सुन के वो हंसते हुए कहने लगी, जो आपको करना हुआ कर लीजिएगा, मैं आपसे जरा भी नहीं डरती। वो इसके करीब होने लगा। फिर तैयार रहना, तुम खुद अपनी मर्जी से मेरी जिंदगी से निकल जाओ। ये कहता हुआ वो कमरे का दरवाजा बहुत जोर से बंद करके कमरे से बाहर चला गया। मलिहा जानती थी आज तक बहाज ने जो बात बोली थी वो वही करता था। इसने कभी वैसे बात नहीं की थी, बल्कि हमेशा वो यही कहता था जो इसे करना होता था। अगले दिन वो दुल्हन बनी आईने के सामने बैठी अपने आप को देख रही थी। अभी तक इन्होंने हाल में जाना था, मगर इसका जाने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। बेसाख्ता इसने अपना हाथ अपने पेट पर रखा और जब्त से अपनी आंखें बंद की। न जाने कितने आंसू इसके गालों पे आ गए। बचपन से इन दोनों के दरमियान लड़ाई होती आई थी। वो दोनों एक दूसरे से बहुत दूर रहते थे। निकाह होने के बावजूद भी एक दूसरे से नफरत करते थे, एक दूसरे के कामों को खराब करने की कोशिश करते थे, और इनकी ये लड़ाई झगड़े इस हद तक पहुंच चुके थे। इसने अपने हाथों की मेहंदी में लिखा हुआ वहाज का नाम देखा। वो तो वहाज से बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन वहाज इससे सच में इतनी ज्यादा नफरत करता होगा, इस चीज का इसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। न जाने कितनी देर तक वो अपने आप को देखती रही। वो बहुत ज्यादा हसीन लग रही थी, मगर इसकी किस्मत कैसी थी इस चीज का इसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। सारा दिन बहुत सारी रसूमात हुई। इसने हर लम्हा वहाज के चेहरे पर छाई हुई वहशत को देखा, जिससे इसे बहुत ज्यादा खौफ महसूस होने लगा। और वो लम्हा भी आ गया जब इसे वहाज के सजे संवरे कमरे में बैठाया गया। वहाज की सेज सजाए बैठी हुई थी। पूरा वजूद डर की वजह से लर्ज रहा था। इसे काफी देर तक वहाज के आने का इंतजार किया। अब तो रात के 12 बज चुके थे। वो मजीद इसका इंतजार नहीं कर सकती थी। आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। इसने वही लहंगा जेबतन किया हुआ था जो वहाज ने अपनी पसंद का इसके लिए लिया था। इसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज्वेलरी उतारनी शुरू की, अपने दुपट्टे को पन्नों से आजाद किया। इसके बाद अपने मेकअप को साफ करने लगी। चेंजिंग रूम की तरफ गई, वहां से चेंज करके बाहर आई।
वो मुकम्मल तौर पर मेकअप से पाक चेहरा लिए सादा से हुलिये में अपने आप को देख रही थी। इस लंबे कमरे का दरवाजा खुला। वहां जो सोच रहा था कि इसकी बीवी बेड पे दुल्हन बनी इसका इंतजार कर रही होगी, इसे यूं बगैर मेकअप के, बगैर लहंगे के देख के इसके चेहरे पर, पेशानी पे बल नमूदार हुए। कमरे को लॉक लगाता एक एक कदम चलता इसके करीब आया। मेकअप किसके कहने पे उतारा है? वहाज ने सख्त लहजे में पूछा। वहाज की बात सुन के वो डरते हुए बिल्कुल पीछे होने लगी। मेरी कौन सा आपके साथ मोहब्बत की शादी है जो मैं आपके लिए सज संवर के बैठती? वैसे भी जो कल आप धमकियां लगा रहे थे, इसके बाद तो बिल्कुल भी मैं आपके लिए सज संवर के नहीं रह सकती। मुझे नींद आई हुई है, मैं सोना चाहती हूँ। ये कहते हुए वो बेड की तरफ जाने लगी। जब वहाज ने इसके बाजू से पकड़ के खींचा, वो सीधा वहाज के सीने से आ लगी थी। इसके गिर्द मजबूती से बाजुओं का हसार कायम करता इसे शिद्दत से अपने सीने से लगाया। इसे अपनी पसलियां टूटती हुई महसूस होने लगी। क्या कर रहे हैं, छोड़े मुझे। वो इसके सीने पर हाथ रखते हुए दूर होने लगी, मगर वहाज इसके करीब हुआ, इसके बालों में अपनी उंगलियां फंसाए इसके ऊपर झुक गया था। जैसे इससे अलग हुआ तो इसके होंठ के पास से खून बहने लगा। वो रोते हुए इसे पीछे धक्का देने लगी। तुम पहले मेरे साथ बहुत गलत कर चुके हो, खबरदार जब तुमने मेरे साथ कुछ करने की कोशिश की। वो रोते हुए नफी में सर हिलाने लगी। इसकी आंखों में से बेधड़क आंसू बह रहे थे, मगर वहां चलते हुए इसके करीब आने लगा। वो भला कहाँ इसकी बातें सुनने वाला था। मैंने बोला था ना तुम्हें, इतनी तकलीफ दूंगा कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगी। मैंने तुम्हें कितनी दफा बोला था, मेरी जिंदगी से निकल जाओ, दूर चली जाओ। मुझे तुमसे नफरत है। मैं जब जब तुम्हें देखता हूं मुझे नफरत होती है। मेरे हिस्से की मोहब्बत, प्यार, सब कुछ तुम्हें मिला। मेरी हर चीज पे तुमने हक जताया। अब तुम मेरी जिंदगी पर भी आके हक जताओगे? इसके कंधों से पकड़कर इसे झंझोड़ते हुए बोला। और आज पहली दफा इसे एहसास हुआ कि वहाज को इससे नफरत क्यों थी। सिर्फ इस वजह से कि इसके हिस्से की मोहब्बत भी मलिहा को मिली थी, और वहाज इस चीज का बदला इससे आज तक लेता आया था। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, इस चीज का ख्याल कर लो। वो गुस्से में बोली, और वो तंजिया अंदाज में हंसता हुआ कहने लगा, मैंने बोला था मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, तुम्हें शौक था ना तो तुम पालो। ये कहते हुए वो इसके करीब आने लगा। वो रोते हुए नफी में सर हिलाती हुई बार बार वहाज को ये एहसास करवाने की कोशिश करती रही कि इसकी तबीयत नहीं ठीक, इससे दूर रहे, मगर वहाज इसके करीब होता। पूरी रात ऐसे रोनता रहा। सुबह जब कमरे का दरवाजा खुला, रुबीना कमरे में दाखिल हुई थी। पूरे कमरे का हुलिया बिखरा हुआ था। आधी बेडशीट नीचे पड़ी हुई थी। कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था। बाथरूम का दरवाजा बंद था। वहां से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। शायद कोई शॉवर ले रहा था। अगर मलिहा थी तो वहाज कहाँ था? अगर वहाज था तो मलिहा कहाँ थी? वो आगे आई तो बेड के साथ नीचे जमीन पर बैठी हुई इन्होंने मलिहा की तरफ देखा। बिल्कुल बिखरा हुआ हुलिया, बिखरे हुए बाल। वो चलते हुए इसके सामने आई। इसकी हालत देखते हुए इन्होंने अपने मुंह पर हाथ रखा और फौरन से इसके करीब बैठ गई। मलिहा वो किसी गैर मरई नुक्ते को घूर रही थी। मलिहा, इन्होंने इसके चेहरे को अपनी तरफ किया, मगर मलिहा अभी भी वैसे ही देख रही थी। अचानक वो इनके बाजुओं के हसार में गिर के बेहोश हो गई। मलिहा इनके चिल्लाने पर वहाज बाथरूम से बाहर आया और जल्दी से मलिहा के पास आया। इसके बेजान से वजूद को अपने बाजुओं में समेट के इसे बेड पर लेटाया। रुबीना बेगम ने जोरदार तमाचा इसके मुंह पर रसीद किया और कहने लगी, तुझे जरा शर्म नहीं आती? इसकी क्या हालत कर दी है। वजह साहब भी कमरे में आके अपने बेटे को देखने लगे। फिर अगले ही लम्हे इनकी नजर अपनी भतीजी की तरफ गई। वो इसे देखने लगे और कमरे से बाहर चले गए। गुस्से में, देखो तुमने इसका क्या हाल कर दिया है। मम्मा क्या हो गया आप लोगों को? कुछ भी नहीं हुआ, जा यहाँ बाहर, मैं इसे देख लेता हूँ। इसने रुबीना बेगम को सबको कमरे से बाहर भेज दिया। कमरे का दरवाजा बंद करता हुआ इसके पास आया। अब इसे एहसास हो रहा था कि रात को शायद इसने कुछ ज्यादा ही बुरे रवैये के साथ अपना हक वसूल किया था। इससे ज्यादा तो वो सोचने लगा, मैंने कुछ नहीं किया। आहिस्तगी से इसके हाथ को अपने हाथ की गिरफ्त में लेता हुआ इसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। इसके चेहरे पर पानी फेंका। वो अस्पताल नहीं लेके जाना चाहता था। अगर इसे हॉस्पिटल लेके जाता तो जरूर सबको पता चल जाता कि वो प्रेग्नेंट है। इस वजह से वो नहीं लेके जाना चाहता था। इसने हल्की हल्की आंखें खोल के देखा तो वो इसके पास परेशान सा बैठा हुआ था। इसके गाल को थपथपाने लगा। वो जैसे होश की दुनिया में वापस आई
तो एकदम से इसके बाजू से खींच के इसे अपने सीने से लगा लिया और इसकी पुष्ट को सहलाने लगा। इसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया। वो हैरान हुई थी इसकी ये हरकत देख के। कल तक इसको इतनी ज्यादा अजियत और तकलीफ देने के बाद अब यहाँ इसे अपने सीने से लगाना। मलिया को इस बात की समझ नहीं आ रही थी। इसके चेहरे को हाथों के प्याले में भरता हुआ कहने लगा, तुम ठीक हो? तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? तुम ठीक हो? वो बार बार पूछ रहा था। मलिया ने एकदम से इसे खुद से दूर धक्का दिया। बामुश्किल उठ के वो बाथरूम की तरफ चली गई। जब फ्रेश होकर आई तो वो दोनों नीचे आए। वो बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। सुबह जो इसकी हालत रुबीना बेगम ने देखी थी, इसके बाद तो वो काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, मगर अब वो नॉर्मल हालत में थी। वजह साहब कहने लगे, रात वलीमे के फंक्शन के अरेंजमेंट्स मैं करवा रहा हूँ। ये कहते हुए वो वहां से उठ के चली गई। जबकि नाश्ता करने के बाद वो दोनों भी वापस कमरे में आ गए। वो वहां से किसी किस्म की कोई बात नहीं कर रही थी। रात वलीमे के फंक्शन में भी इसने वहाज को एक दफा बुलाया तक ना था। हालांकि फोटोशूट के दौरान वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे, मुस्कुरा रहे थे, मगर एक दूसरे को देखते ही दोनों का मुंह बन जाता। जब वो वापस कमरे में आई, झुककर अपनी हील्स उतारने लगी तो वो भी कमरे में आ गया। मैंने कहा, आज तुम ऐसा ना करो कि मेरे आने से पहले पहले अपना सब कुछ उतार के बैठी हुई हो और मैं पागलों की तरह देखता रहूं कि मैंने इतने शौक से तुम्हारे लिए लहंगा लिया था और मुझे देखना नसीब भी ना हुआ। हमारी कौन सा मोहब्बत की शादी है जो आप मेरे साथ ऐसी बातें कर रहे हैं? इसकी बात सुन के वो कहने लगा, मोहब्बत की शादी नहीं, लेकिन कपड़े तो सारे मैंने तुम्हारे अपने शौक से लिए थे ना। कम से कम तुम्हें डाला हुआ देखना तो चाहता था ना कि तुम कैसी लगती हो। इसकी बात सुन के वो कहने लगी, अच्छा हुआ कि आपको नहीं दिखाया, आज भी मेरा दिखाने का कोई इरादा नहीं। ये कहते हुए वो चेंजिंग रूम की तरफ जाने लगी। जब इसके बाजों से पकड़ के खींचा तो वो सीधा इसके सीने से आ लगी। इसके गिर्द बाजों का हिसार कायम करता कहने लगा, कल सुबह हमने हनीमून के लिए निकलना है। बाबा जान ने हमारे टिकट्स बुक करवा दिए हैं। ये सुन के इसके दिमाग पे ये जमा हो गया। आप पागल हो गए हैं? एकदम से इसे खुद से दूर धक्का दिया। मैं आपके साथ कहीं भी नहीं जाऊंगी और वैसे भी डॉक्टर ने मुझे सफर मना किया है। मैं तो लेके जाना चाहता हूँ, बाबा जान ने बहुत जिद की है और साथ ही साथ मुझे बता भी दिया है। बाबा जान कह रहे हैं कि शायद हम दोनों साथ में अकेले वक्त गुजारेंगे तो शायद हम दोनों को अकल आ जाएगी। सारी जिंदगी हमने साथ गुजारनी है। इसकी बात सुन के वो नफी में सर हिलाती चेंजिंग रूम की तरफ चली गई। चेंज करके वो बाहर आई और आके दूसरी तरफ से सोने के लिए लेट गई। वो कितनी देर तक इसकी पुश्त को घूरता रहा, वो खुद नहीं जानता था। कल रात तक वो इससे नफरत कर रहा था, आज सुबह से क्या हो गया था? इसके दिल की दुनिया क्यों बदलने लगी थी? इस लड़की के लिए वो जानता था मलिया इससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है, बहुत टूट के चाहती है। एकदम से इसके करीब होता इसे अपने हसार में ले गया। वो नींद की वादियों में जा चुकी थी। अगर वो जाग रही होती तो जरूर इसे धक्के देती और एक लम्हे के लिए भी इसके करीब ना आती। हर बार इस पे गुस्सा दिखाने लगती, इससे कहती कि वो इससे नफरत करती है। अगले दिन सुबह सुबह वो जिद लगा के बैठ गई कि इसे कहीं नहीं जाना वहाज के साथ। रुबीना बेगम, वजाहत साहब, इसके बाबा जान, सबने इसे बहुत ज्यादा मनाने की कोशिश की, तब जाके वो इसके साथ जाने के लिए तैयार हुई। वो जानते थे इन दोनों के दरमियान किस कदर लड़ाई झगड़े होते, इसके बावजूद दोनों की शादी करवा दी। और वो लोग चाहते थे कि कहीं घूमने फिरने जाएं। सारे रास्ते वो खामोश रही। वो इसे बात करने की कोशिश करना चाहता, मगर वो खामोश हो जाती। मरी के ठंडे मौसम में गाड़ी में बैठते ही वो कपकपाने लगी। इसने घर के सामने गाड़ी रोकी और इसे निकलने का इशारा किया। वो ठंड से कांपती जैसे बाहर निकली तो बर्फबारी हो रही थी। जल्दी से इसके संग अंदर आ गई। साथ ही साथ वहाज ने खाना भी ऑर्डर कर दिया। खाना इसके पास पहुंच गया। वो कमरे में फुल हीटर ऑन किए सोफे पे बैठी अपने कंधों पर शॉल लपेटे चाय पी रही थी। जब वो खाना लेके कमरे में दाखिल हुआ, सामने टेबल पे खाना लगाने लगा। वैसे ये काम ना बीवी का होता है, शौहर का नहीं होता। तो शौहर को हनीमून मनाने की पड़ी हुई थी, तो शौहर ही देखें कि ये काम, ये कहते हुए वो मजे से अपनी चाय पी रही थी जो इसे थोड़ी देर पहले बनाई थी। मुझ बेचारे को भी दे दो। वो इसके हाथ से चाय वाला कप पकड़ रहा था। मेरी चाय मुझे वापस करें, वो गुस्से में बोली, मगर वो चाय के सिप लेने लगा। मेरी है। वो इसके हाथ से बाकी की चाय खींच चुकी थी और खुद पीने लगी, साथ साथ खाना खाने लगी। वो भी बैठा खाना खा रहा था। स्टीम हस्ट का आखिरी पीस इसने उठाया। ये मेरा है, वापस करें। तुम अपने हिस्से के सारे खा चुकी हो। क्या मतलब है मैं सारे खा चुकी हूँ? आप भी अपने हिस्से के सारे खा चुके हैं। मैं भी खा चुकी हूँ, तो फिर ये किसका है? गुस्से में बोला, ये हमारी बीबी का है, तभी मैं खाने लगी हूँ।
इसने फौरन से खाना शुरू किया और वो हैरत से इसकी तरफ देखने लगा। बेबी का? बिल्कुल भी नहीं है, इधर वापस करो, मेरा है। जी नहीं, ये हमारे बेबी का है, तो मैं खाने लगी हूँ, वो हंसते हुए बोली और वह इसके लबों की मुस्कुराहट देखने लगा। वो शरारती थी और इसे हमेशा इसकी शरारतों से चिढ़ होती थी। इसे गुस्सा आता था मगर आज नहीं आया था। एकदम से वो इसके करीब होने लगा, इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरता हुआ कहने लगा, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। इसकी बात सुन के वो हंसते हुए इसे पीछे धक्का दे गई। मेरे साथ ड्रामे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं, दूर रहे मुझसे, इसे आंखें दिखाते हुए बोली और वहाज हंस पड़ा था। वो जानती थी वो वहाज से मोहब्बत करती है, जब भी इसे मोहब्बत से बात करेगा तो वो फौरन से इसकी तरफ माइल हो जाएगी, मगर अब वो भी इसे थोड़े बहुत नखरे दिखाना चाहती थी। दिन गुजरने लगा। इन दोनों की सुबह ऐसे ही होती थी, एक दूसरे को छेड़ते हुए, एक दूसरे के साथ झगड़ते हुए। यहाँ रहते हुए इन्हें एक हफ्ता हो चुका था और एक हफ्ते के दरमियान इन्होंने इतनी लड़ाई की कि अब ये इनकी लड़ाई भी प्यार में बदलने लगी थी। आधी रात को वो अपने लिए किचन में खड़ी चाय बना रही थी जब अचानक वहाज ने आकर इसे पीछे से बाजुओं के हसार में लिया और अपने लब इसकी गर्दन पर रखे थे। वो फौरन से मुड़ के इसे देखने लगी, इसकी पेट में मुक्का रसीद किया, खबरदार जो मेरे पास आने की कोशिश की। इसके सीने पे हाथ रखते हुए पीछे करने लगी। कोई कह नहीं सकता था एक हफ्ते पहले तक जो एक दूसरे के साथ रहना भी पसंद नहीं करते थे, एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे, आज इन दोनों को एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत होने लगी थी। एकदम से इसे बाजू में उठा गया। मेरी चाय जल जाएगी, उतारे मुझे नीचे। नहीं उतारूंगा। मैं इसके सीने पे मुक्का मारने लगी। जैसे इसे नीचे उतारा तो वो फौरन से चाय के पास आई। हाँ, चाय के लिए तो जान जाती है तुम्हारी, जितनी चाय से मोहब्बत करती हो उतनी मुझसे भी कर लो ना। नहीं करनी मैंने आपसे मोहब्बत। अच्छा ठीक है, मत करो, मैं तो अपने बेबी से मोहब्बत करूंगा। तुम्हारे हिस्से की मोहब्बत भी अपने करीब होने लगा। खबरदार जो मेरे पेट पे हाथ लगाने की कोशिश की, आपका कोई काम ही नहीं है, बेबी को या मुझे छूने की कोशिश की तो हरेसमेंट का केस करवा दूंगी आप पे। वो इसे उंगली दुखाते हुए बोली और इसकी उंगली को पकड़ता इस पे बोसा दे गया और इसकी हरकत पे बेसाख्ता वो हंस पड़ी। चले आ जाएं, बाहर घूमने फिरने चलते हैं। वो लाड से इसके गले में बाहें डालते हुए कहने लगी, इतनी रात को कहाँ घूमने फिरने जाना है? मैं नहीं कह रही, आपका बेबी कह रहा है, वो शरारती अंदाज में बोली। ये बेबी के आप मुझसे बहुत ज्यादा काम करवा रही हो, इसके गाल को खींचते हुए बोला। वो दोनों नहीं जाते थे कब वो एक दूसरे के लिए इतने अहम होने लगे। इसके लिए बाहर आ गया। सड़कें बिल्कुल सुनसान थी, बर्फबारी हो रही थी। बस इस चीज के लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी कि आपने मेरी शादी की पहली रात को बर्बाद कर दिया। वो गुस्से में इसकी तरफ देखते हुए बोली, मैंने इससे पहले भी आपको बर्बाद किया था। वो बेसाख्ता ही इसे वो रात याद करवा गया और इसके लबों की सारी मुस्कुराहट गायब हो गई। वो बहुत कुछ बोलना चाहती थी मगर वो बोल नहीं पा रही थी। बेसाख्ता इसकी आंखों में नमी तैरने लगी। हाँ वाकई मैं आपने मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ दी थी और इसके लिए मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। देखो तुम मुझसे मोहब्बत करती थी और तुमने मुझे माफ़ कर दिया। मैंने तुम्हें कितनी तकलीफ दी, ये तुम लड़कियां कितनी नाजुक होती हो। आप मेरा मजाक बना रहे हैं, गाड़ी रोकिए, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। वो गाड़ी रोकने का कहने लगी। अच्छा मुझे छोड़ के जाना चाहती हो? चलो चली जाओ, मुझे पता है तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, कभी मुझे छोड़ के नहीं जाओगी। ये कहते हुए इसने गाड़ी रोक दी और वो हैरत से इसकी तरफ देखने लगी। वाकई आपको इतना घमंड है कि मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकती? हाँ मुझे है ना इस चीज़ पे, मुझे वफादार बीवी मिली है। वफादार नहीं मिली, मैं बेवफा हूँ, मैं आपको छोड़ के जा सकती हूँ। ये कहते हुए इसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। कहाँ जाना है? मैं इंतजार कर रहा हूँ, जहां तक जाने चली जाओ। ये कहता वो अपने सीने पे बाजू बांधे गाड़ी की सीट से टेक लगा गया। वो गुस्से में गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए बाहर चली गई और वो यूं गाड़ी में बैठा मोबाइल चलाने लगा। न जाने कितना वक्त गुजर गया, इसने देखा आधा घंटा हो गया था, वो अभी तक वापस नहीं आई थी। अब की बार वो थोड़ा परेशान हुआ, इसे टेंशन होने लगी। इसने गाड़ी का दरवाजा खोला, बाहर निकला और चारों तरफ देखने लगा। वो कहाँ चली गई थी? वो हर जगह इसे तलाश करने की कोशिश करने लगा। बर्फबारी बहुत ज्यादा होने लगी। वो हर जगह इसे तलाश कर चुका था। लंबी सड़क पे इसे दूर दूर तक वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। अगर वो यहाँ से जाती भी तो आगे होनी थी। इसने गाड़ी आगे की तरफ बढ़ा दी मगर वो सामने सड़क पे इसे कहीं ना मिले। वो पागल होने लगा, इसके नंबर पे कॉल करने लगा। देखा तो इसका मोबाइल गाड़ी में ही पड़ा हुआ था।
हर जगह तलाश करते हुए वो एक सड़क के साइड पे बनी हुई जगह की तरफ गया। अचानक इसकी नजर बर्फ पर पड़े हुए इस वजूद की तरफ गई। वो जल्दी से इसके पास आया। वो वहां पे गिरी पड़ी थी, शायद इसे ठोकर लगी थी और वो गिरी थी या क्या हुआ था, वो अंधी गिरी हुई थी। जल्दी इसके करीब आया, इसे अपने बाजू में उठा लिया, इसके गाल को थपथपाने लगा। आंखें खोलो मलिहा। मलिहा। वो पागल होने लगा। इसे अपने सीने से लगा लिया, फौरन से लेके इसे गाड़ी में आ गया। तकरीबन आधे घंटे बाद वो वापस अपने घर पहुंचा। इसे बाजू में उठाता हुआ कमरे में लेके आया। कमरे का हीटर फुल ऑन कर दिया, इसके हाथों को सहलाने लगा। ठंड की वजह से इसके होंठ बिल्कुल नीले पड़ गए थे। वो इसके करीब होता इसे अपनी सांसें देने लगा। जैसे इसके अलग हुआ, इसने हल्की हल्की आंखें खोल के देखा। वो इसके सामने था। वो अपनी आंखें खोलने की कोशिश करने लगी। इसके चेहरे पर उदासी और परेशानी छाई हुई थी। आंखें खोलो ना मेरी जान, मैं बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, कभी भी नहीं तुम्हें खुद से दूर जाने दूंगा, कभी भी नहीं कहूंगा मुझसे दूर चली जाओ, पागल हो। नहीं नहीं, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता। वो दीवानों की तरह इसके चेहरे पर बोसे देने लगा। इसे अपने करीब कर लिया। इसने हल्की हल्की आंखें खोली। जब वो होश की दुनिया में वापस आई तो इसके सामने बैठे हुए वहाज को देखा। रोते हुए इसके सीने से लग गई। आपको पता है, इस वक्त मैं इतना शदीद डर रही थी, मेरे पाँव में इतनी पेन हो रही थी, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था। इसके सीने से लगी रोते हुए बोल रही थी। इसने अपने पेट पर हाथ रखा था। वहां पे से हल्की हल्की इसकी हार्ट बीट महसूस होने लगी तो इसने सुख का सांस लिया। लेकिन फिर भी वो डॉक्टर के पास जाना चाहती थी। मुझे एक दफा डॉक्टर के पास ले जाएं, मेरे बेबी को तो कुछ नहीं हुआ, प्लीज मुझे ले जाएं, वो रोते हुए बोली। इसके सीने से लगी हुई थी, आज के बाद ऐसे मुझे छोड़ के मत जाना। वो डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर बोली परेशान होने वाली बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। और अगले दिन ही वो लोग वापस आ गए। वो सबको सारी हकीकत बता चुकी थी कि इन दोनों के दरमियान